नमस्कार जन, उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के तहत दुबई में रोड शो, 5,450 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू साइन। सीएम धामी ने उद्योग घरानों को किया आमंत्रित। राजभवन में आरटीआई की 18वीं वर्षगांठ पर कार्यशाला, राज्यपाल गुरमीत सिंह रहे चीफ गेस्ट। कहा, विकास की यात्रा में जानकारी की अहम भूमिका। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया आजीविका मेले का शुभारंभ। महिलाओं के द्वारा बनाए गए स्थानीय उत्पादों को बाजार मुहैया कराना उद्देश्य। पौड़ी बस अड्डे और गार्डर ब्रिज का भी किया निरीक्षण। उत्तरकाशी के हर्षिल गांव में 19 और 20 अक्टूबर को होगा राज्य स्तरीय सेब महोत्सव। प्रदर्शनी में देखने को मिलेगी सेब की विविध किस्में। सांस्कृतिक कार्यक्रम और रिवर राफ्टिंग का भी होगा आयोजन। पहाड़ों में 3 दिन की बरसात और बर्फबारी के बाद निकली चटक धूप। मौसम हुआ सुहावना, चांदी की तरह चमक रही ऊंची पहाड़ियां, चल रही है बर्फीली हवाएं। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सरकार 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में इन्वेस्टर समिट का महाआयोजन करने जा रही है। उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग दौरों में निवेशकों को आकर्षित करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री के ब्रिटेन दौरे पर लंदन और बर्मिंघम में हुए रोड शो और बैठकों में कुल 12,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए। तो अब वहीं दुबई में आयोजित रोड शो में सीएम धामी की उपस्थिति में विभिन्न औद्योगिक समूहों के साथ 11,925 करोड़ रुपए का करार किया गया है और आज भी कुछ नए करार होने की संभावना है। आपको बता दें कि राज्य सरकार वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए अब तक 40,000 करोड़ रुपए के निवेश पर एमओयू साइन कर चुकी है। हाँ, देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लंदन में भी कई हज़ार करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे उनके प्रवास के दौरान, इस बार भी दुबई में गए हैं। वहाँ पर उद्योगपतियों से मुलाकात हुई है। लगभग कल 12,000 करोड़ रुपए के लगभग एमओयू साइन हुए। आज भी उद्योगपतियों से मिलने वाले हैं, आज भी एमओयू साइन होने वाले। मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के औद्योगिक विकास के लिए ये आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा और हमारे जो युवा हैं, उत्तराखंड के युवा हैं, उनको अपने प्रदेश में रोजगार मिलेगा। इस पर सरकार फोकस होकर काम कर रही है। राजधानी देहरादून में दिसंबर माह में होने वाले इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर तैयारियां जो है तेज की जा रही है। संबंधित सभी विभाग अधिकारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के लिए निरंतर तैयारी करने की कवायद में जुटे हुए हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून के सौंदर्यीकरण के कार्यों को कर रहा है। वहीं करीब 60 करोड़ से ज्यादा के सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। एमडीडी के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए राजधानी देहरादून की करीब 111 किलोमीटर लंबे मार्गों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण ने करीब 60 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। एमडीडी उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि स्वच्छ दून हरित दून की थीम पर शहर को सुंदर बनाया जाएगा। जहाँ तक सौंदर्यीकरण की बात है, तो पूरे शहर को हमने 13 मुख्य सड़कों को लिया है और उसमें घरों की पेंटिंग, उसके साइनेज, जो पार्क हैं, पार्क को ठीक करना, जो फुटपाथ अगर कहीं टूटे-फूटे हैं उनको ठीक करना और जो डिवाइडर हैं उन पर भी हम लोग सौंदर्यीकरण का कार्य कर रहे हैं। तो लगभग पूरा शहर ही हम लोगों ने इसमें कवर किया हुआ है। आने वाले समय में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। खबर देहरादून से है, जहां राजभवन में आरटीआई की 18वीं वर्षगांठ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शिरकत की। इस दौरान मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य राज्य सूचना आयुक्त भी मौजूद रहे। इस दौरान महामहिम ने कहा कि विकास की यात्रा में इंफॉर्मेशन का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। उन्होंने कहा कि आरटीआई का मुख्य उद्देश्य किसी भी विभाग कार्य की सूचना का अधिकार पाना है। कर आरटीआई एक्ट की 18वीं वर्षगांठ को मनाया है। मनाने का मतलब होता है कि उसका चिंतन मंथन करने की कोशिश की है। तो 2 हिस्सों में किया गया है।
हमने कुछ एक्सपर्ट भी बुलाए हैं ताकि इस सब्जेक्ट के ऊपर में एक विश्लेषण किया जाए और किस प्रकार से आरटीआई एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इसके ऊपर में सोच विचार किया जाए। और आज मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने डिटेल में ये जाना कि किस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर में आरटीआई का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो कुछ मुद्दे अभी ऑनरेबल गवर्नर ने उठाए, वो बहुत वैलिड है। अब इसको हमने जो पहले टाइप किया है वो एटीआई नैनीताल से किया। अब हम सिस्टमेटिकली हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिससे कि सारे अधिकारियों को और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को और बाकी अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे कि वो आरटीआई के बारे में उनका ज्ञान भी बढ़े और उनकी एफिशिएंसी भी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि भाजपा की सभी फ्रंटल मोर्चे को अब 2024 के लोकसभा चुनाव में लगाया जाएगा। उनका कहना है कि भाजपा के सभी फ्रंटल मोर्चे अब चुनाव के मोर्चे पर काम करेंगे। कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, सभी मोर्चों के कार्यक्रम जो है निर्धारित कर दिए गए हैं। जगह जगह केंद्र राज्य सरकार की नीतियों को लेकर सम्मेलन करेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है। हम एक संगठन आधारित पार्टी है, तो संगठन के तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे हैं, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा है, एसटी मोर्चा है, तमाम साथ के साथ मोर्चों के कार्यक्रम हमने लोकसभा वाइज, विधानसभा वाइज करने प्रारंभ कर दी। और कल ओबीसी मोर्चा की जो बैठक थी वो हल्द्वानी में थी, प्रदेश अध्यक्ष जी भी वहाँ गए थे। तो निश्चित रूप से ओबीसी मोर्चा भी बहुत महत्वपूर्ण अंग भारतीय जनता पार्टी का है। तो आने वाले समय में सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के विधानसभा वाइज, युवा मोर्चा के हों, महिला मोर्चा के हों, अल्पसंख्यक मोर्चा के हों, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे मोर्चे हैं वो मोर्चे में डटने वाले हैं। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने लक्सर भुरनी खुआखेड़ा बाईपास मार्ग पर 8 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। वहीं इस दौरान लक्सर में शिलान्यास कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र की जनता पहुंची और खानपुर विधायक उमेश कुमार का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। और लक्सर विधानसभा के इतिहास में एक मील का पत्थर आज रखा गया है। ये एक ऐसा मील का पत्थर है जो यहाँ के विकास, यहाँ की संरचना, यहाँ के ढांचे को बहुत मजबूत करेगा। आप देखिएगा कि खानपुर और लक्सर का विकास अब इसके बनने के बाद कितनी तेजी से होगा। और सिडकुल जो हमारा आने वाला है उसकी राह में ये भी एक मील का पत्थर है, क्योंकि अब रुड़की की दूरी घंटों की नहीं मिनटों की रह गई है। प्रदेश की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह पौड़ी जिले के पसुंडाखाल लुवाली में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के स्टाफ को निर्देश दिए कि गर्भवती महिलाओं की देखरेख में कोई भी लापरवाही नहीं बरते और उनका चेकअप समय से करते रहें। साथ ही अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को बेहतर उपचार दिया जाए ताकि हल्की बीमारी पर मरीजों को मुख्यालय के चक्कर न काटने पड़े। वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि जो अस्पताल स्वास्थ्य उपकरणों के अभाव में चल रहे हैं, साथ ही जिन अस्पतालों को डॉक्टर्स की कमी है, उन अस्पतालों में डॉक्टरों की तैनाती जल्द ही करने के निर्देश भी सीएमओ पौड़ी को दिए गए हैं। सबसे पहले मैंने कल उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर का भ्रमण किया और वहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक थी। काफ़ी स्पेशलिस्ट हमारे थे, कुछ स्पेशलिस्ट थे तो 2 भी डॉक्टर थे और हमारे स्किन और मनोरोग वाले चिकित्सक का पद खाली है, जिसको हम शीघ्र भरने की कोशिश करेंगे। कुछ व्यवस्थाओं में जनता द्वारा शिकायत की गई कि बाथरूम की व्यवस्था ठीक नहीं है और ओपीडी में थोड़ी सी भीड़ है, तो उसके लिए मैंने आज वहाँ के सीएमएस और लिपिक को बुला के उनको निर्देशित किया गया कि किस तरह व्यवस्था सुधारा जाए।
विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में लगभग 10 सालों के बाद शासन के द्वारा ईएनटी सर्जन की तैनाती कर दी गई। लोगों ने शासन और स्वास्थ्य विभाग के इस कदम की सराहना की है। लोगों का कहना है कि ईएनटी के मरीजों को अब बाहर के अस्पतालों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। वहीं बुधवार को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के निरीक्षण में पहुंचे सीएमओ डॉक्टर के अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि लोहाघाट अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा रहा है, जिसके लिए ईएनटी सर्जन डॉक्टर ईशांत चौधरी की नियुक्ति कर दी गई है, जिन्होंने बुधवार से ओपीडी शुरू कर दी है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि जिले में अभी तक 1,19,000 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। वहीं विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती होने पर क्षेत्र के लोगों ने सीएमओ डॉक्टर के अग्रवाल और स्वास्थ्य विभाग को धन्यवाद दिया है। यहाँ पे ईएनटी सर्जन की आवश्यकता थी और ईएनटी सर्जन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे महानिदेशालय लेवल से भेजा गया है और उन्होंने यहाँ ज्वाइन कर लिया है। वो अपनी सेवाएं देंगे यहाँ पे और उनको जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह की जरूरत होगी अपनी डिमांड भेजेंगे, उसके हिसाब से उन्हें अवेलेबल करा देंगे, जिससे कि लोहाघाट की जनता को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और बाकी जितने भी डॉक्टर्स की हम डिमांड भेज रहे हैं, जितनी जल्दी आ जाएंगे हम यहाँ पे पोस्ट करते रहेंगे। हल्द्वानी के गौलापार में दृष्टिबाधित बच्ची से यौन शोषण के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए प्रदेश में संचालित आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं के सघन निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने समस्त जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। बता दें, दृष्टिबाधित बच्ची के यौन शोषण के आरोप में पुलिस ने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड नवार खेड़ा के महासचिव और संचालक श्याम धाना को गिरफ्तार भी कर लिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने इस अमानवीय घटना का गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए निर्देशित किया है कि प्रदेश में संचालित तमाम अन्य आवासीय संस्थाओं में तत्काल सघन निरीक्षण किया जाए, ताकि इस प्रकार की दुखद और हृदय विदारक घटना की पुनरावृत्ति न हो। इस प्रकरण में टीम बनाकर आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं में जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जागरूकता अभियान के अंतर्गत संस्थाओं में सघन निरीक्षण करते हुए इसकी रिपोर्ट जो है शासन को जल्द ही उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। जिस तरह का प्रकरण आया निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक है और निंदनीय भी है और इसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि जितने भी आवासीय विद्यालय हैं, वो चाहे प्राइवेट संस्थाएं चला रही हैं या हमारे सरकारी क्षेत्र में हैं या कोई अशासकीय हैं, तो सभी का निरीक्षण और सघन चेकिंग अभियान उसका चलाया जाएगा, ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं अगर कहीं हैं तो सामने और इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, उस पर रोक लगे। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में गंगा नहर किनारे स्थित कश्यप घाट के पास एक पेड़ पर सुबह एक बड़ा अजगर बैठा हुआ दिखाई दिया। इसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और मौके पर भी काफी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गंगा नहर में डूब रहे लोगों की जान बचाने वाले मोनू जलवीर नाम के युवक की मदद से अजगर को पेड़ से उतार कर पकड़ लिया गया। वन दरोगा अमित त्यागी ने बताया कि ये अजगर है जो कि इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता है और सिर्फ छोटे मोटे जानवरों को ही खाता है। आज सुबह टाइम में कस्बा घाट से फोन आया था मुझे, पंडित जी याद रहते हैं वो कस्बा घाट से, उनका फोन आया सांप देखा गया था, सांप बहुत बड़ा और वही पेड्डे पे चढ़ा पड़ा था। अब उसे सांप तो देखने चक्कर में लोगों की भीड़ लग गई। अजगर सांप था? अगर सांप था अजगर, हाँ। अरे लोगों ऐसे भी यहाँ जोगिंग करने आते हैं, लोग घूमने भी आते हैं, मंदिर भी है, कस्बा घाट भी है, तो ये घूमने भी आए थे लोगों ने, तभी से पेड्डे पे देखा तो ज्यादा ही भीड़ हो गई। तो वन विभाग तो फोन भी करा था, वो भी आ गई थी। वन विभाग ने पेड्डे पे चढ़े और हम भी पेड्डे पे चढ़े और उसे पर पकड़ा है। और इसी बीच अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। राजधानी देहरादून में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत नगर निगम के माध्यम से सभी वार्डों में एक कार्यक्रम चलाया गया था, जिसका समापन नगर निगम परिसर में अमृत महोत्सव के रूप में किया गया। सभी वार्ड से मिट्टी को एकत्रित कर एक कलश में रखा गया है और अब इसे दिल्ली भेजा जाएगा। कि आज पूरे देहरादून जिले से जो अमृत कलश माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन कार्यक्रम जो है पूरे देश भर में जो है बड़े जोश और उत्साह के साथ और अपने वतन के प्रति जो प्रेम और स्नेह दिखाने का मौका इस कार्यक्रम के माध्यम से मिला है। सबको अपनी मिट्टी से जुड़कर रहना चाहिए और मिट्टी के साथ साथ जो आज यहाँ पर कार्यक्रम में हमारे शहीदों के परिवार आए हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी परिवार आए हैं, हमारे सैनिकों के परिवार आए हैं। राजधानी में नकली दवाओं का मामला सामने आने के बाद औषधि विभाग ने अपनी विजिलेंस को सक्रिय कर आम लोगों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। ड्रग कंट्रोलर ताजबर जग्गी ने बताया कि टोल फ्री नंबर 1800-180-4246 पर कोई भी व्यक्ति नकली दवाओं से जुड़ी शिकायत दर्ज कर सकता है। इसी के साथ ड्रग कंट्रोलर ने आदेश भी जारी करके सभी औषधि और वरिष्ठ औषधि निरीक्षक और गढ़वाल कुआंओं की लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आवंटित करके क्षेत्र में दवाओं की गुणवत्ता की जांच करके रिपोर्ट देने को भी कहा है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि कई बार इस आदेश के बावजूद कोई भी अफसर इसकी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि आगे से इसे गंभीर लापरवाही मानकर कड़ी कार्रवाई जो है की जाएगी। हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है कि कोई भी शिकायत, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है, कोई सब स्टैंडर्ड दवा बन रही है या आपका क्या कहते कोई बिल नहीं दे रहा किसी को या कोई दवा जो है उसको लगता है कि ये सही नहीं है, तो उसके लिए हमने टोल फ्री नंबर जारी किया है कि 180018042446, जिस पर कि कोई भी आम नागरिक उसमें शिकायत दर्ज कर सकता है, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। फिल्म अभिनेत्री शैरी अग्रवाल ने काशीपुर नगर निगम में पहुंचकर स्वच्छता और पर्यावरण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि शहर को खूबसूरत बनाने के लिए प्लास्टिक का प्रयोग बंद करना होगा। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के तहत काशीपुर नगर निगम में पहुंची अभिनेत्री शैरी अग्रवाल ने कहा कि सिंगल प्लास्टिक यूज को भारत सरकार ने बैन किया है, इसके बावजूद हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अकेले कोई भी कार्य सफल नहीं होता है, हम सबको मिलकर ही इस शहर को खूबसूरत बना सकते हैं। सबसे पहले कहूँगी कि मुझे इस काबिल समझा गया कि यहाँ पर बुलाया गया सभी लोगों को मेरा मैसेज देने के लिए, और मैं सभी लोगों को ये मैसेज देती हूँ कि स्वच्छता एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि हम अपना घर स्वच्छ रखते हैं, अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, उसी तरह हमें पर्यावरण को और अपने सबसे पहले तो अपने खुद की। उत्तरकाशी के सीमांत क्षेत्र के हर्षिल गांव में आगामी 19 और 20 अक्टूबर को राज्य स्तरीय सेव महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हर्षिल में आयोजित होने वाला 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सेव महोत्सव बहुआयामी होगा। इस महोत्सव की प्रदर्शनी में जहां सेव की विविध किस्में देखने को मिलेगी, वहीं बागवानी को लेकर विशेषज्ञों से संवाद, नई तकनीकों की जानकारी जैसे अनेक महत्वपूर्ण सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और रिवर राफ्टिंग आदि गतिविधियों का भी आयोजन होगा। महोत्सव के आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने जिला मुख्यालय पर अधिकारियों की बैठक लेकर वाइब्रेंट विलेज की इस महत्वपूर्ण आयोजन को कामयाब बनाने के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी में सेब की फसलों को बढ़ावा देने के लिए और कृषकों को के ज्ञानवर्धन के लिए एक हर्षिल में सेब महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है 19 और 20 अक्टूबर को। इससे संबंधित अभी बैठक की गई है, सभी विभागों को आवश्यक तैयारियों के निर्देश दे दिए गए हैं और उम्मीद है कि एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित होगा और इसमें सभी जनपदवासियों से अनुरोध है कि वे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सेब से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम में जरूर।
हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कैंप ऑफिस में लोगों की जन समस्या सुनी, जिसमें जमीनी विवाद, अतिक्रमण से जुड़े और कोटाबाग में सरकारी हॉस्पिटल में महिला की डिलीवरी के बाद बच्चे की मौत समेत कई अन्य मामले सामने आए। इस दौरान कमिश्नर दीपक रावत एक पीड़ित 17 साल के बाद जमीन वापस दिलाई, जिस पर पीड़ित हरीश चंद्र पांडे और उसके परिवार ने कमिश्नर दीपक रावत का धन्यवाद किया। कई बार ऐसा होता है कि मामले नीचे लेवल पे सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो मुझ तक भी मामले आते हैं। काफी दिनों से जनता मिलन हो नहीं पाया था, तो आज ये जो जनता मिलन हुआ है इसमें मुख्यतः जमीन के मामले आए थे, कुछ एंक्रोचमेंट के मामले भी आए थे। एक अस्पताल में कोटाबाग में जो सीएचसी है उसमें भी एक गंभीर लापरवाही का मामला आया है, जिसमें कि लिखित रूप में शिकायत मिली। हल्द्वानी में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान अल्पसंख्यकों को मिलने वाली केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का पूरा ब्यौरा मांगा गया। इस दौरान कई विभागों के अधिकारी समीक्षा बैठक में नहीं आए, जिस पर नाराजगी जताते हुए अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा। साथ ही कई विभागों के अधिकारी योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं दे पाए। इस पर उन्हें आयोग के उपाध्यक्ष ने फटकार लगाते हुए योजना की पूरी जानकारी रखने के निर्देश दिए। जो हमारी उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार की योजनाएं हैं, वो योजनाओं का लाभ क्या लाभार्थियों तक पहुंच रहा है, उनको लेकर के हमने ये समीक्षा बैठक की है। हर विभाग के अधिकारियों से जो है बारीकी से पूछताछ, योजनाओं के लाभार्थियों के बारे में, योजनाओं की किस तरीके से गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए पिछले 11 सालों से संघर्ष कर रही गोपाल मणि महाराज का मसूरी पहुंचने पर उनके समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि गौ माता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन को 20 नवंबर को गोपाष्टमी के मौके पर दिल्ली के रामलीला मैदान पर गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाए जाने को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। गाय माता है तो भारत सरकार ने संवैधानिक दृष्टि से गाय को माता का दर्जा क्यों नहीं दे रखा। और आपको प्रसन्नता होगी इस बात की कि उत्तराखंड विधानसभा ने और हिमाचल विधानसभा ने इस प्रस्ताव को, एक सूत्रीय प्रस्ताव को पास करके केंद्र को भेजा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलना चाहिए। हम उत्तराखंड की विधानसभा को और हिमाचल की विधानसभा को पहाड़ों में 3 दिनों की बरसात और बर्फबारी के चलते मौसम सुहावना हो चला है। चटक धूप खिल चुकी है, जिसकी वजह से ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर से ही देखने पर बेहद खूबसूरत चांदी की तरह चमकती दिख रही है। आपको बता दें कि पहाड़ों में 3 दिनों तक लगातार मौसम का मिजाज बदला हुआ था। निचले इलाकों में झमाझम बारिश हो रही थी और ऊंची चोटियों में लगातार हिमपात जारी था, जिसकी वजह से निचले इलाकों में जनजीवन पर, वहीं पहाड़ों में चटक धूप जरूर खिल चुकी है, लेकिन ठंड में भी इजाफा हो चुका है। कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही जोशीमठ के ऊपरी ग्रामीण इलाकों में कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। ऊंची पहाड़ियों में कई फीट बर्फ जम चुकी है, जिसकी वजह से बर्फीली हवाएं लगातार चल रही है। 3 दिनों की बारिश और बर्फबारी के बाद अब पहाड़ों में मौसम काफी अच्छा सुहावना हो चला है। पहाड़ों में चटक धूप खिल चुकी है और पहाड़ियां दूर से ही देखने पर बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही है। तस्वीरों में ये आप देख सकते हैं, सामने की पहली तस्वीरें ये देख सकते हैं, जोशीमठ नगर की ऊंची चोटियां हैं और इन ऊंची चोटियों में आप देख सकते हैं कई फीट बर्फ की चादर जमी हुई है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में। ऊंची चोटियां दूर से ही चांदी की तरह चमक रहे हैं। अगर मैं बात करना चाहूं ऊंची चोटियों की, तो ऊंची चोटियों में काफी बर्फ की चादर बिछी हुई है, जिस कारण निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। यहाँ के जो लोग हैं वो लोग अलाव का सहारा आज भी लेते हुए यहाँ पर साफ साफ देखे जा रहे हैं। ये दूसरे नंबर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हैं किस तरह से ऊंची चोटियों में कई फीट बर्फ की चादर बिछी हुई है। ये आप तस्वीरों में अंदाजा लगा सकते हैं। मैं जरा कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा कि जरा इस तस्वीर को थोड़ा सा जूम करके दिखाएं हमारे दर्शकों को, ताकि हमारे दर्शक घर बैठे बैठे इन ऊंची चोटियों का दीदार कर सकते हैं। ये देख सकते हैं पहाड़ियां चांदी की तरह चमक रही है। पहाड़ों में आज चटक धूप खिल चुकी है, जिस कारण यहाँ का जो जनजीवन है वो फिर से लौट आ चुका है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पहाड़ों में 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी देखने को मिली थी, ऐसे में निचले इलाकों का जनजीवन पर काफी असर पड़ गया था। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।
है।